जय हिंद। हमारे नए वेंचर आईएस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से 22 सालों से हमने अलग अलग फील्ड में एक अपनी छोटी मोटी उपलब्धि जिसको कहा जाए एक नई पहचान बनाने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उसके बाद आप रुक्मिणी प्रकाशन, ये हमारे कई एक अलग अलग वेंचर हैं जिसके बारे में आप जान रहे होंगे। और निसंदेह बहुत सारे छात्रों का चयन रेलवे में, एसएससी में, अलग अलग जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हुए, और सबकी एक चाहत थी, मांग थी कि सर इसके बाद हम लोग की हमेशा मंशा रहती है कि कमीशन फील्ड में जाने की, यानी कि यूपीएससी कहिए, बीपीएससी कहिए, नेट, जेआरएफ, एक स्पेशल इसी के लिए हमारा नया वेंचर आईएस प्लेटफॉर्म के नाम से स्टार्ट अभी हुआ है। और आईएस प्लेटफॉर्म नाम से हमारा ऐप भी है, और हमारा यूट्यूब चैनल भी आईएस प्लेटफॉर्म के नाम से है। और आईएस प्लेटफॉर्म स्पेशली खास करके अभी 70वीं बीपीएससी जो कि 2024 सितंबर में संभावित है, तो उसके लिए नए बैच हमारे जनवरी फर्स्ट वीक से प्रारंभ होंगे। इसके जस्ट बाद आपका यूपीएससी, नेट, जेआरएफ वगैरह का भी बैच आएगा। जिस तरीके से लगातार ट्रेंड बदला है, अभी आप देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट कमीशन का तैयारी करना चाहते हैं, पीटी से लेकर मेंस तक अब एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस न्यू वेंचर में जो अब तक अपना परफॉर्मेंस का अन्य वेंचर में हमने बना करके रखा, यहाँ पर भी एक उसी तरीके का एक विश्वास आप लोगों का हम जीतने में कैसे कामयाब हों, उसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। और चूंकि ये हमारा नया इंस्टीट्यूशन होगा आईएस प्लेटफॉर्म, ये हमारा पटना में नया टोला स्थित रिमझिम होटल के जस्ट सामने आईएस प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है। और जितने भी इसमें फैकल्टीज होंगे, स्पेशली वही फैकल्टी होंगे जो कि इस फील्ड में लगातार जिनको पढ़ाने का अनुभव रहा है। चूंकि हमारा नया इंस्टीट्यूशन है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको बेहतर करने के लिए, इनको जमाने के लिए, इनको बहुत आगे बढ़ाने के लिए निसंदेह हमको मेहनत करना होगा, आपके विश्वास को जीतना होगा। और उसी कड़ी में इसमें हम उसी हिसाब से लगातार मेहनत भी करेंगे। तो बैच के अलावा टेस्ट की फैसिलिटी होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट की फैसिलिटी होगी, नोट्स, मटेरियल, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो सारी उपलब्ध होगी। और हमारा जो भी बैचेज स्टार्ट होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। और जो भी छात्र ऑफलाइन मोड में यहाँ पर एडमिशन लेंगे या ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा ऑनलाइन फैसिलिटी भी हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि कभी भी क्लास अगर गैप हो, क्लास छूट गया या आपका तबीयत खराब हो गई, तो उस परिस्थिति में आपका क्लास मिस ना हो। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी जो अलग अलग हैं उनसे जरूर आप रूबरू हों और उनके क्वालिटी को आप जानने पहचानने की कोशिश करें। अगर उनके क्वालिटी से आप अवगत होंगे तभी आप हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और वाजिब में ये होना भी चाहिए कि चूंकि नया वेंचर हमारा है, तो निसंदेह चूंकि टीचर का जो क्वालिटी होगा उसी से हमारी भी पहचान कायम होगी, और टीचर स्टूडेंट के म्यूचुअल मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, ज्योग्राफी डॉक्टर पुरुषोत्तम सर हमारे साथ में हैं। सर पहले एक वीडियो स्पेशली ज्योग्राफी के पीटी के सिलेबस पर, बीपीएससी के पीटी के सिलेबस पर ज्योग्राफी का किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर चर्चा होगी। सर उसके बारे में पूरे डिटेल बताएंगे। इसके बाद मेंस में किस तरीके से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद सेलेक्टिव टॉपिक का अलग अलग आपका लगातार डेली एक वीडियो आपका जाता रहेगा। इसके बाद इकोनॉमी, इसके बाद अन्य सब्जेक्ट्स का भी वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगा। और हमारा ये बैच 6 जनवरी से पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में 8 बजे से 12 बजे तक संभवतः ये चलेगी। और ये बैचेज यूट्यूब पर भी हमारा ये डेमो क्लास के अलावे ऐप पर भी हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। लेकिन पहले आप निश्चित रूप से सर के क्वालिटी से वाकिफ हो जाएं, सर से वाकिफ हो जाएं, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। जय हिंद। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों,
आईएएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्लेटफॉर्म ने कमीशन की तैयारी से पहले जिसकी इसकी सफलता रही है प्लेटफॉर्म को, इसके क्रेडिट को लेकर के किसी को कोई समस्या नहीं रही है। इसकी सफलता इतनी अच्छी रही है प्लेटफॉर्म की। तो आईएएस प्लेटफॉर्म के रूप में भी हम लोगों का मिला जुला प्रयास रहेगा कि इसमें हम लोग भी जो वनडे एग्जाम में जो इसका सक्सेस रेट रहा है उसी को हम लोग यहाँ पर मेंटेन करें। तो आज मैं बात करूंगा बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ज्योग्राफी के लिए स्पेशली मैं बात करूंगा कि ज्योग्राफी का हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती है। यूपीएससी ने तो अपने सिलेबस को वेल डिफाइन किया है कि हाँ आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, लेकिन बीपीएससी ने सिलेबस को डिकोड नहीं किया है। तो आज उसी डिकोडिंग का काम करेंगे हम लोग यहाँ पर कि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए खास तौर पे जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर सिलेबस हमारा क्लियर हो जाता है, उसको हम एक दायरे में बांध लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम फोकस होकर की तैयारी कर पाते हैं, हमारा एनर्जी और टाइम दोनों बचता है। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और उसमें मैं बात करूंगा स्पेशली ज्योग्राफी का क्या सिलेबस होना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि उसी के दायरे में आप पढ़ाई करें, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि बीपीएससी की जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या के बारे में आप जानते हैं कि कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होता है, और इसमें ज्योग्राफी का जो परसेंटेज है वेरी करता है। 15 से लेकर के 25, 15 से लेकर 25 तक क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें 69 बीपीएससी के बारे में, तो 69 बीपीएससी में भी 22-23 ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहा है। और एक बात समझ लीजिए कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो, दोनों जगहों पर अगर लड़के की सफलता में कोई अगर अवरोध बनता है तो 2 ही पेपर ज़्यादा बनते हैं, एक ज्योग्राफी और दूसरा इकोनॉमी। क्योंकि उनकी इसके पढ़ने का तरीका जो होता है अलग होता है बाकी विषयों से। ज्योग्राफी का पढ़ने का तरीका इकोनॉमी की तरह नहीं हो सकता, हिस्ट्री की तरह नहीं हो सकता, और ना ही हिस्ट्री को हम ज्योग्राफी की तरह पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी के पढ़ने का तरीका चूँकि अलग होता है, अलग तरीके से पढ़ना होता है, और इसको पढ़ने का तरीका चूँकि लोग ट्रेडिशनली अपना कर चलते हैं, तो एक समझ नहीं विकसित हो पाती, जिसके वजह से उनका स्कोर यहाँ पर कम होता है और प्रीलिम्स परीक्षा में वंचित हो जाते हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से बात करेंगे कि क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, लेकिन उससे पहले कैसे पढ़े बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या पढ़े, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो मैंने बताया कि जैसा कि 150 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं, और 150 क्वेश्चन से 15 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। तो बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की जो मैंने यहाँ पर मेरा भरसक कोशिश रहा है कि मैं आपको एक क्लियर कट आपके सामने सिलेबस रखूँ ज्योग्राफी का कि क्या पढ़ना है। और देखिए, इसमें ज्योग्राफी की जहाँ तक सिलेबस की बात है, इसको कई तरीके से हम लोग डिवीजन कर सकते थे। एक हम कर सकते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद सब डिवीजन चलता, लेकिन हमने उसको और सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की। हो सकता है कि आपने जो सिलेबस कहीं देखा होगा, अलग तरीके से डिफाइन किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिलेबस है, इसीलिए हम लोगों ने इस अप्रोच को अपनाया है। देखिए, जहाँ तक ज्योग्राफी सिलेबस की बात है, ज्योग्राफी सिलेबस को हम लोग 4 ग्रुप में बांट देते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के पुनः जो है हम लोग कई भागों में बांटते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल एंड वेजिटेशन और कॉस्मोलॉजी। अब इसके बाद जो है जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जिसे हम लोग भू आकृति विज्ञान कहते हैं हिंदी में, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वेल डिफाइन है। ठीक है, ये तो हमारा यूनिट हो गया। इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक हो गए। टॉपिक क्या रहेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अर्थ मूवमेंट, इसमें इंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, रॉक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये तय मानिए कि इसके अंदर भी डिफाइन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के जो अंदर, ये तो क्लियर है कि यही पढ़ना है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के अंदर भी जो इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होते हैं उसको भी हम क्रिस्टल क्लियर आसानी से किया जा सकता है, डिवाइड इसमें किया जा सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट के वजह से कोई जा सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया, ठीक है, प्लेटों की संख्या कितनी होती है,
किस प्लेट का विस्तार कहाँ पर है, कहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से, प्लेटों की संख्या कितनी है, ये बिल्कुल फोकस हो जाएगा। इसी प्रकार से वेगनर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करें तो वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करें तो वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कई बार प्रश्न आए हुए हैं बीपीएससी में, किसने दिया है। लेकिन आप 69 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को अगर देखेंगे, उसमें प्रश्न देखेंगे तो उसके साक्ष्य से क्वेश्चन आया होगा कि वेगनर ने अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रस्तुत करने के लिए जो साक्ष्य एविडेंस दिए उससे क्वेश्चन आया हुआ। आपने देखा होगा प्रश्न पत्र को अगर सही से आपने मूल्यांकन किया होगा तो आपने देखा होगा कि ब्राजील और घाना कोस्ट में जो सोने के डिपॉजिट और जो गोल्ड वेन्स पाए जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ साक्ष्य से है वेगनर के। ठीक है, इसी प्रकार से जब अर्थ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। अब इंडोजेनेटिक फोर्सेज को भी मतलब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, अब ये अंतर्जात बल के बारे में भी बात कर सकते हैं, अचानक और धीरे धीरे। अचानक के फिर क्लासिफिकेशन जो सडनली काम करते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, जब धीरे धीरे की बात हम करते हैं तो उसका भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक्सोजेनेटिक फोर्स के भी हम डिवीजन होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स में भी जब बात करते हैं तो अपक्षय के बारे में बात करते हैं, अपर्दन के बारे में बात करते हैं, अपक्षय के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, अपर्दन के क्लासिफिकेशन, अपर्दन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, अपर्दन के दूत के बारे में बात करते हैं, जो अपर्दन के 5 दूत है। बहता हुआ जल हो गया यानी नदी हो गई, पवन हो गया, हिमनद हो गया, सागरीय तरंग हो गए, भूमिगत जल हो गए, उनसे निर्मित टोपोग्राफी जितनी सारी है, बिल्कुल उसके अंदर भी हम डिफाइन किया सकता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल। अच्छा, रॉक्स के बारे में बात करेंगे तो रॉक्स में 2 एंगल से देखा जाता है। एक तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात करेंगे और रॉक्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी और रॉक्स के टाइप्स, यहीं पर 2 तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो इतना अगर कर लेते हैं तो जियोमार्फोलॉजी में आपके क्वेश्चन बीपीएससी की प्रीलिम्स में नहीं छूटेंगे, इवन कि यूपीएससी में भी अच्छा किया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि यूपीएससी के अलग से जब सिलेबस की बात की जाएगी तो थोड़ा सा इसको एलोबरेट और कुछ चीज़ों को ऐड किया जाएगा, लेकिन बीपीएससी के लिए इतना सफिशियंट है। जब हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में, तो जलवायु विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमारा यूनिट हो गया। टॉपिक उसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, सोलर रेडिएशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वेदर सिस्टम है, क्लाइमेटिक रीजन्स है। अब इसके बारे में जब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। सोलर रेडिएशन के बारे में इसको डिटेल में पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी कुछ लॉ है, लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बेल्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी में हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, इसी में साइक्लोन एंटी साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, इसी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सबका संबंध जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से ही है, तो ये भी अपने आप में इसके भी ये जो टॉपिक इसके अंदर भी कई सब टॉपिक जो है शामिल है, इंक्लूड किया हुआ है। वेदर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वेदर सिस्टम के बारे में, वेदर को पढ़ाने से हम लोग क्लाइमेट और वेदर को डिफरेंट बताएंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम वेदर सिस्टम के बारे में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात, तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन तो ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है निश्चित रूप से, लेकिन वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में जो सबसे अधिक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन रहा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरेनियन रीजन से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेडिटेरियन रीजन को सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन मेडिटेरियन रीजन के बारे में सेंट लॉरेंस के बारे में बात करेंगे, चाइना टाइप भी किया जाएगा, सवाना भी किया जाएगा और मेडिटेरियन भी, ठीक है, मानसूनी टाइप भी होगा, लेकिन मेडिटेरियन से सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है पूछने की। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है ओशनोग्राफी और समुद्र विज्ञान के बारे में। समुद्र विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर सबसे अधिक प्रश्न कहीं से पूछे गए हैं तो ओशनोग्राफी से पूछे गए हैं। और ये पूछे जो जाते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा में, अन्य कमीशन के एग्जाम में भी ओशनोग्राफी से बहुत अच्छी संख्या में प्रश्न होते हैं। इसमें रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, अब रिलीफ ऑफ द मतलब कि सागरीय नितल के ऊंचावच के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग ट्रेंच के बारे में बात करेंगे, कटक के बारे में बात करेंगे, महासागरीय मैदान के बारे में बात करेंगे, गोट के बारे में बात करेंगे, सीमाउंट के बारे में बात करेंगे, चोगोस, सोकोत्रा चेगोस, ठीक है, ये सारे जो सेंट पॉल एम्स्टर्डम के बारे में बात करें, 90 डिग्री रीच के बारे में बात करेंगे। इसके बाद प्रॉपर लोकेशन मैप के साथ इसको किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है, क्योंकि ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है कि मानचित्र स्वयं बोलते हैं और किसी भी चीज़ को बिना डायग्राम के साथ समझा ही नहीं जा सकता है। ज्योग्राफी को जब तक आप बायोलॉजी की तरह नहीं पढ़ रहे हैं तब तक ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी इस मायने में आसान है कि अगर हम स्केचिंग के द्वारा पढ़ते हैं, और इस मायने में कठिन है कि हम स्केचिंग के द्वारा ही पढ़ते हैं। बात समझिएगा, ठीक है ना? तो दोनों तरीके से इसमें है। इसके बाद बात करते हैं सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सैलिनिटी के बारे में कहाँ पर मेडिटेरियन की क्या सैलिनिटी है,
रेड सी की क्या सैलिनिटी है, लेक वॉन की क्या है, डेड सी की क्या सैलिनिटी है, सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से कोरल रिफ के बारे में बात किया जाएगा, कोरल रिफ के टाइप के बारे में, इंडिया में कौन कौन से कोरल रिफ के रीजन है, वर्ल्ड में कौन कौन से कोरल रिफ के रीजन है, प्रश्न यहाँ से रहते हैं। करंट, इस सभी सेक्शन में सबसे अधिक क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे जाते हैं, करंट से पूछे जाते हैं। और करंट जो है इसको याद नहीं किया सकता है, इसको जब तक कि डायग्राम से सही प्रकार से बताया नहीं। जिसका भी एक मेथड है याद करने के बारे में, बिल्कुल जो डायग्राम की तरफ किया जाएगा, जब बनाया जाएगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा करंट। क्योंकि करंट से क्वेश्चन प्रायः प्रतिवर्ष रहते हैं, हालांकि अभी इधर 1-2 साल से नहीं दिख रहा है, लेकिन करंट से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद टाइड्स के बारे में, इसमें अमावस्या पूर्णमासी के बारे में क्वेश्चन होते हैं, हाई टाइड का कौन सा रीजन है, कौन कौन से कारण है, इस सब के बारे में टाइड। तो जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं ओशनोग्राफी, जलवायु विज्ञान के सारे मत जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे जो टॉपिक है क्या है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और मैं चर्चा अगर करने लगे तो इस पर सिलेबस पर ही 2-3 घंटे की चर्चा हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जब हम सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन अभी एक इसको समझिए कि माइक्रो नहीं, ये मैक्रो लेवल पर है। सिलेबस का जो है मैक्रो नहीं है, ये मेजो लेवल पे है, ठीक है। मेजो लेवल पर है, ये मैक्रो पे नहीं है, मेजो पे है। माइक्रो लेवल पर तब जाएंगे जब अब एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। ये सिलेबस अपना मेजो मध्यम स्तर का, मेजो लेवल, ठीक है, MESO मेसो लेवल का है। माइक्रो पर तब जाएंगे, MICRO पे, माइक्रो पर तब जाएंगे जब हम लोग इसको डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि सैलिनिटी और सैलिनिटी के अंदर क्या क्या, बिल्कुल पिन पॉइंट के साथ पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं सॉइल और वेजिटेशन के बारे में। तो सॉइल और वेजिटेशन के बारे में क्वेश्चन जो होता है, सॉइल से तो फिजिकल ज्योग्राफी में कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट से क्वेश्चन होता है। तो फॉरेस्ट को बढ़िया से करेंगे। इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में एक बेसिक समझ जरूरी है, ठीक ना। इकोलॉजी से इकोसिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि वो तो साइंस से भी कवर हो जाता है, लेकिन इसको देखेंगे। और यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में डिटेल से करेंगे। सॉइल से क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं होती, इंडियन ज्योग्राफी में होते हैं, बिहार की ज्योग्राफी में होता है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में BPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं होते हैं। UPSC के प्रीलिम्स में जरूर सॉइल से क्वेश्चन होते हैं और अच्छे खासे होते हैं। इसके बाद कॉस्मोलॉजी है, सोलर सिस्टम को ही फोकस करेंगे इसमें। सोलर सिस्टम प्रायः जो है सोलर सिस्टम को शुरू में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग सोलर सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर जब इंटरनल ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और बिग बैंग थ्योरी से ही बात करेंगे एक पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर पहले हो चुकी थी, और वहाँ से हम लोग इंटरनल ऑफ द अर्थ शुरू करेंगे। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक और वेगनस आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे। तो इसको जो है हम लोग सोलर सिस्टम को बाद में करेंगे, ठीक है। एक बात यह भी है कि जब हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के समय ही हम लोग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और टाइम जोन के बाद यहीं पर बात कर लेंगे। जो टाइम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो भी हम लोग किसमें सीख लेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में। चूँकि यहाँ पर लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश के बारे में पढ़ना ही है, देशांश के बारे में पढ़ना ही है, ठीक है। तो उसी समय हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे सोलर रेडी, इसके बारे में कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, कैसे टाइम कैलकुलेटिंग किया जाता है, कैलकुलेशन किया था, उसको भी यहाँ हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिजिकल, अगर जैसे मान लें कि अगर 15 से 20 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम हुआ करते थे, लेकिन इधर दो तीन अभी हाल के पिछले में जो लास्ट 2-3 एग्जाम हुए हैं BPSC के, वहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन को थोड़ा सा मात्रा बढ़ा है पहले की तुलना में, ठीक है ना। बहुत नहीं, पहले भी 1 से 3 के बीच आते हैं, तो मान के चले 5 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या हमें देखना है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी की बात शुरू किया गया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी भी बृहद से सूक्ष्म तक की तरफ चलना चाहिए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, ऐसा नहीं कि पहले बिहार ज्योग्राफी, नहीं, पहले वर्ल्ड, इंडियन, उसके बाद बिहार ज्योग्राफी। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिल्कुल ही जिस प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी में गेस किया जा सकता है कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अब आपको लग सकता है कि मैंने कहा गेस किया जा सकता है, आपको आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन जब हम लोग चर्चा करेंगे, जब डिस्कशन होगा, क्लास जब शुरुआत होगी, ठीक है, तो पता चलेगा कि नहीं क्या उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बताने की चीज़ें नहीं होती है, पढ़ने और देखने की होती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो इसमें कंट्रीज एंड कैपिटल ऑफ डिफरेंट कंट्री, मतलब कि राज्यों और इसकी राजधानियों के बारे में हमें यहाँ पर जानना है, ठीक है। तो राज्यों और राजधानी के बारे में, देश और राजधानी के बारे में जानना हमको है, देश और राजधानी के बारे में हमको यहाँ जानना है।
तो देश और राजधानी के बारे में जानने के लिए ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के हमको पैनिक होने की ज़रूरत है कि देश और राजधानी में क्या क्या करेंगे। देश और राजधानी बिल्कुल फिक्स है, मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ फोकस है, और अब जा करके अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग होगी कमीशन के एग्ज़ाम की तो आप समझ जाइएगा। अगर हम यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पर, चूँकि अधिकतर प्रॉब्लम फिजिकल ज्योग्राफी के लोग क्वेश्चन प्रायः कर लेते हैं। दिक्कत मैंने देखा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी में लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ की बात करें कंट्री, देखिए अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन ये आते हैं। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन आएगा साउथ ईस्ट एशिया से। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के सभी देश और उसकी राजधानी महत्वपूर्ण है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के कौन कौन से देश, उनकी राजधानी कौन कौन सी है, बिल्कुल प्रश्न वहाँ से रहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के बाद जो है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के कौन कौन से देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ की राजधानी किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, कहाँ से राजधानी किसकी सीमा नहीं लगती है, यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद सेंट्रल, इसके बाद जो है पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। वेस्ट एशिया और मेडिटेरियन सी के आसपास के जो कंट्री जैसे कि इराक, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके होते हैं। ईरान वगैरह से क्वेश्चन होते हैं कि किसकी सीमा लगती है किसकी नहीं लगती है, और जो मेडिटेरियन आसपास की जो कंट्री है वहाँ के कैपिटल के बारे में पूछता है। इसी प्रकार से ये तो एशिया के इतने सारे एंगल्स हो गए। अगर हम बात करें अफ्रीका के बारे में तो अफ्रीका के बारे में सब नहीं पढ़ना होता है। अफ्रीका के बारे में कैपिटल के बारे में बात करना है और देश के बारे में, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट के आसपास के जो देश हैं जैसे कि इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, मोरक्को हो गया, और ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर के इनके देशों की राजधानी के बारे में पूछता है, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी के आसपास के जो अफ्रीका के देश हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट हो जाता है जहाँ से अफ्रीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रीज और कैपिटल में, वो हैं साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के आसपास के देश, ठीक है, जैसे नामीबिया, बोत्सवाना, ये सब जो देश है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तो साउथ अफ्रीका के आसपास के कंट्री के देश और उनकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल आप देखिए जब मैंने पिन पॉइंट वहीं पे आपको बताया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे ईपीपीएससी हो, कहीं पर भी। इसके बाद अफ्रीका के मैंने बता दिया, एशिया के बारे में बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के बारे में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, देश और उसकी राजधानी के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का हर देश और हर राजधानी महत्वपूर्ण है, बात ध्यान रखिए, चाहे वो बोलिविया हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे सूरीनाम हो, फ्रेंच गुयाना हो, या ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, ठीक है, उरुग्वे हो, पराग्वे हो, चिली हो, पेरू, सारे के सारे देश महत्वपूर्ण है देश और राजधानी के संदर्भ में दक्षिण अमेरिका के, क्योंकि देश भी कम है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो तीन देश बच कौन गया, यूरोप। यूरोप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो यूरोप से जो कैपिटल के बारे में तो थोड़ा सा कम है पूछने का बीपीएससी में। आपसे ये पूछा जा सकता है किसकी किसके साथ सीमा नहीं लगती है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है जो बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी के आसपास और बोथेनिया के खाड़ी के आसपास के जो देश हैं उसके बारे में ज़्यादा समझने की जरूरत है। बोथेनिया और बाल्टिक सी के आसपास के, और नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और बोथेनिया खाड़ी के आसपास के जो देश है उनको थोड़ा सा माइन्यूटली समझने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये भी थोड़ा सा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में किस देश के साथ सीमा आर्कटिक साथ है, किसके साथ नहीं है, उसको थोड़ा सा वहाँ पे देखने पे, इतना से हमारा काम हो जाता है कैपिटल और देश के बारे में, किसी महाद्वीप के, ये बिल्कुल फोकस सब कुछ है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल ऑफ द वर्ल्ड। फिजिकल के वर्ल्ड के बारे में बात करें तो विभिन्न महाद्वीपों के पर्वत के बारे में जानना है, पठार के बारे में जानना है, नदी के बारे में जानना है, वनस्पति के बारे में जानना है, मरुस्थल के बारे में पढ़ना है और लेक के बारे में पढ़ना है। अब इसमें मैदान के बारे में नहीं डिस्कस किया है, चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैदान की चर्चा नहीं होती है, तो मैदान की चर्चा नहीं, प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो क्यों मैदान के बारे में पढ़ेंगे। वो अलग बात है कि जब हम पर्वत पठार की बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी मैप से हो जाती और सारा का सारा जो है मैप पर ही कराया जाए, आपको मैप निकाल के सामने कराया जाएगा, मैं ड्रॉ भी करूंगा मैं और बताऊंगा भी कहाँ कहाँ पर है, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, ठीक, कौन सी नदी कौन निकलती है, कहाँ पर वनस्पति पाए, तो कौन सा झील है, क्योंकि पूछता भी किन दो देशों के बीच ये झील किन दो देशों के बीच अवस्थित है, किसकी सीमा इस झील से नहीं लगती है, पास में ना। उसी प्रकार से माउंटेन के बारे में है और प्लेटो के बारे में भी है, माउंटेन के बारे में कि ये कौन से पर्वतीय, ये कौन सा पर्वत जो है दो देशों के बीच कौन से पर्वत श्रेणी अवस्थित है, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सबके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल फिक्स है कि यूरोप के बारे में देखना तो कौन कौन सा माउंटेन के बारे में है, प्लेटो के बारे में है, सब कुछ
विथ मैप और डिस्कशन के साथ उसको दिखाया भी जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या का हम लोग दो भागों में बात किया है, एक मेन पॉपुलेशन, दूसरा ट्राइबल पॉपुलेशन। मेन पॉपुलेशन की ये होता है कि जिनका, जैसे कि हमारे आपके जैसे लोग जो कि मिक्सअप नहीं हुए हैं अभी, मैंने मिक्सअप जिनका हो चुका है, मिक्स हो चुके हैं पूरी तरह से, तो मेन पॉपुलेशन हो गया। ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, ट्राइबल पॉपुलेशन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो ट्राइब जो है कि मासाई कहाँ पर पाए जाते हैं, पिग्मी कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सारे एस्किमोज वगैरह कहाँ पर है, यूनिट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सब ट्राइब्स के बारे में जानना जरूरी होता है। कुछ ट्राइब्स के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और मेन पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाता है, पूछ जाता है कभी कभी कि यूरोप में किस देश की संख्या सबसे अधिक है, एशिया में किस देश की संख्या सबसे अधिक है, विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला। हालांकि तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन रैंकिंग में कहीं बीच में डालकर पूछ सकता है। तो ये जानना ग्रोथ रेट के बारे में कि किस देश में निम्नलिखित में देश का नाम दे देगा, बोल देगा कि इसमें कहाँ पर जो है बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है। ये प्रश्न होते हैं पॉपुलेशन से, बर्थ रेट को लेकर के। इसके बाद हमने अर्बनाइजेशन की बात नहीं की, क्योंकि अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन रहते हैं लेकिन उतना नहीं रहता, तो बात में कभी चर्चा हम लोग कर लेंगे। रिसोर्स के बारे में बात करते हैं, तो रिसोर्स सुनने के बाद लोगों को अपने आप में लगता है कि अरे रिसोर्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन रिसोर्स को भी वेल डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं, हमको इसी रिसोर्स के बारे में बात करना है। रिसोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आयरन ओर के बारे में बात करें, वर्ल्ड में रिसोर्स के में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो टिन के बारे में बात करेंगे, ऐसी आयरन ओर के बारे में बात करेंगे, लॉव एस के बारे में, टिन के बारे में बात करेंगे, यूरेनियम के बारे में बात करेंगे, कोबाल्ट के बारे में बात करेंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के बारे में बात करेंगे, कोल के बारे में बात करेंगे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बात करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि विंड में कौन विश्व में लीड कर रहा है, थर्मल में कौन लीड कर रहा है, टाइडल में कौन लीड कर रहा है, सोलर में कौन लीड कर रहा है, पूछता है कि कौन लीड कर रहा है, कौन टॉप पर है। ये क्वेश्चन पूछते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, और ऐसे भी तो पूरा विश्व का ध्यान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही है। तो ये भी हम लोग करेंगे रैंकिंग के द्वारा, कौन विंड में सबसे अधिक है, सोलर में कौन है, टाइडल में कौन है, इस प्रकार से। और ये आयरन और टीन, ये सब इतना अगर हम लोग कर लेते हैं मिनरल्स के संदर्भ में, तो तय मानिए। अब इसके अंदर देखेंगे ना कि इनकी कौन कौन से स्थान है, चाइना में कौन आयरन और का है, टीन में मलेशिया का कौन सा है, यूरेनियम में कनाडा या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया वगैरह में कौन सा है, बिहार इंडिया में कौन है, कोबाल्ट में भी कौन है। इस सब के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से किसका प्रोडक्शन, कहाँ पर ये रिजर्व है और कहाँ से प्रोडक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इंडस्ट्रीज के बारे में बीपीएससी में देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज के बारे में एक बार इंडस्ट्रियल रीजन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडस्ट्रियल रीजन से पूछा, जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश से, वहाँ से पूछा हुआ है। तो हम लोग इंडस्ट्रीज में जो है आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल तो करेंगे ही करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। चूंकि हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिहार के अति विश्व के औद्योगिक प्रदेश, ये हाल के वर्षों में प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो इंडस्ट्रियल रीजन बिहार के विश्व के औद्योगिक प्रदेश, आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल के बारे में फोकस करेंगे इंडस्ट्री में। बाकी एक दो और थोड़ा सा माइक्रो लेवल के होंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। मगर इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल वेल डिफाइन कर लेते हैं, इसी को पढ़ते हैं तो हमारा सारा काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। जब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में भी उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्लासिफाइड कर देंगे। हमारा टॉपिक है, ये यूनिट हो जाएगा स्टेट्स एंड कैपिटल, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। देखिए सेटलमेंट यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि सेटलमेंट बिहार के लिए, इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद रिसोर्स है और इसके बाद इंडस्ट्रीज है, उद्योग है। जब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ कैपिटल के बारे में, तो स्टेट्स ऑफ कैपिटल से आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। अब बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि कौन सा देश, कौन सी कहाँ उसकी राजधानी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, किसकी म्यांमार के साथ लगती है, किसकी सीमा भूटान के साथ लगती है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्टेट्स में, ठीक है। तो ये इसको जाना किसके साथ चाइना के साथ लगता है, किस राज्य की सीमा चाइना के साथ लगती है, किसका बांग्लादेश, किसका पाकिस्तान के साथ है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको समझना जरूरी होता है।
और जब तक हम लोग स्टेट्स के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते तब तक इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि जब तक हम लोकेशन नहीं जाने कौन सा स्टेट कहाँ पर है तब तक समझ भी हमारी नहीं बनती है। तो ये समझना जरूरी होता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, अब जैसे पूछ देता है कि जो पांडिचेरी है किन राज्यों के बीच, कितने राज्यों के बीच फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटका में है कि तमिलनाडु में है कि केरला में है कि आंध्र प्रदेश में है कि कहाँ पर है, पूछ देता है। ठीक, तो ये सब भी काम आता है। गोवा का भी पूछ देता है कि गोवा के बारे में कि गोवा जो है किन दो राज्यों के बीच में, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है और लोग गलत करके चले आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं। एक प्रश्न जो मैं बीपीएस में अभी तक नहीं देखा है कि जैसे ये नहीं कि मध्य प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, बिहार के बारे में नहीं पूछेगा, मध्य प्रदेश के बारे में, केरल की सीमा किस किस साथ नहीं लगती, किसे लगती है, ये प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन संभावना है कि बीपीएस इस पैटर्न पर जा सकता है आने वाले समय में। अब बात करते हैं पॉपुलेशन और सेटलमेंट के बारे में। तो पॉपुलेशन और सेटलमेंट के बारे में फिजिकल की जब हम बात करते हैं, फिजिकल ऑफ इंडिया के बारे में, तो फिजिकल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो फिजिकल ऑफ इंडिया में माउंटेन है, प्लेटो है, देखिए यहाँ पर प्लेन मैदान यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया चूँकि मैदान यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके बाद मरुस्थल है, रिवर्स और लेक्स है, वेजिटेशन है और मानसून है। मानसून से क्वेश्चन होता है, पूछ देता है कि दे देता है और दे देगा कि पटना में या कानपुर में या दिल्ली में मानसून कब तक पहुँचती है। तो कब जानिएगा जब आपको मानसून के जो इन्वेंशन ऑफ मानसून है, मानसून का जब एंट्री है इंडिया में, वो 1 जून को कहाँ है, 5 जून को कहाँ है, एक उसका मैप बनता है कि 1 जून को कहाँ से, 5 जून को कहाँ से, 15 जून को कहाँ से, 20 को कहाँ से, 25 को कहाँ से, रिटर्निंग का भी मैप बनता है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मानसून के बारे में जानना जरूरी है। ठीक ना, कि क्या स्थिति है मानसून मैकेनिज्म का, इसमें जेट स्ट्रीम और जेट स्ट्रीम के बारे में, एलिनो के बारे में, इस सब के बारे में जानना जरूरी होता है। एलिनो तो हम लोग वहाँ पर धारा में कर ही लेंगे, लेकिन वही कंसेप्ट हमको मानसून में काम आएगा। इसी प्रकार से पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो मेन पॉपुलेशन और वही फिर ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ पे फिर उसी प्रकार से ग्रोथ रेट के बारे में भी बात होती है, बर्थ रेट के बारे में भी पूछता है, डेथ रेट के बारे में बात करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में बात करता है। ये सब के बारे में हम देखेंगे पॉपुलेशन वाले में। ठीक है, इसके बाद ट्राइबल पॉपुलेशन तो है ही, ट्राइबल पॉपुलेशन पूछा जाता है कि किसकी आबादी अधिक है, भील है, संथाल है, गोंड है, या फिर दे देगा मैतेई निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से टोडा ट्राइब के बारे में दे देगा, जारवा के बारे में दे देगा, सेंटलिज के बारे में दे देगा। ठीक है, गद्दी ट्राइब के बारे में दे देगा। तो ये प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर थोड़ा सा इसमें है नहीं है, इसको देख लेते हैं। रिसोर्स की यहाँ पर एग्रीकल्चर, ठीक ना, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में जो है, कृषि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पहले शिफ्टिंग कृषि वहाँ पे भी रहेगा, वर्ल्ड वाले में भी कृषि के बारे में है। यहाँ पर भी हम लोग क्या बात करेंगे कृषि के बारे में। तो यहाँ से कृषि के बारे में अगर पूछता है तो कृषि के बारे में पूछता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में बेसिकली पूछता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का क्या क्या नाम, मलेशिया में क्या बोला जाता है, श्रीलंका में क्या बोला जाता है, थाईलैंड में क्या बोला जाता है, ब्राज़ील में क्या बोला जाता है। इसके साथ सीधी पूछता है कि सोया में सबसे बड़ा देश कौन सा उत्पादन करने में, चावल में कौन है, गेहूं में कौन है। ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा फैक्ट और फिगर रहता है, ज़्यादा डीप नहीं रहता है, लेकिन समझना जरूरी है। फिर इसी प्रकार से कृषि के बारे में, तो बिहार के थोड़ा सा भारत की कृषि के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। प्रोडक्शन तो करेंगे ही, राज्यों में क्या स्थिति है, किस राज्य की क्या है, कैसे है। इसके अलावा भी अन्य कुछ एंगल से कृषि के बारे में बात किया जाता है। रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो रिसोर्स में देखिए यहाँ पे भी क्या है, आयरन ओर के बारे में बात करेंगे, बॉक्साइट, लेड एंड जिंक, मैग्नीज के बारे में बात करेंगे, सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से जो है इंडिया में प्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ पे इसका रिजर्व है। एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है वहाँ यहाँ में जो इंडिया और वर्ल्ड में। इंडिया वाले में थोड़ा सा हम लोग मिनरल्स को कुछ क्या करते हैं, संख्या को हम लोग बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा संख्या में हम लोग मिनरल्स को देख लेते हैं। और इसमें पूछता भी है, सिर्फ प्रोडक्शन का ही नहीं पूछता, ये भी पूछता है कि किसका रिजर्व ज़्यादा है, बॉक्साइट के रिजर्व में कौन स्थान है। ठीक है, मैग्नीज में किसका स्थान है। ठीक है, टेक्सटाइल में किसका स्थान। इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसी मैग्नीज में किसका रिजर्व सबसे अधिक है,
कोल में किसका स्थान रखता है रिजर्व में, नेचुरल गैस में किस रिजर्व में किसका स्थान टॉप पे है, इस प्रकार से पूछता है। इसके साथ साथ प्रोडक्शन में भी पूछता है कि मैग्नीज में प्रथम स्थान कौन से है, ठीक है, और कोल में किसका है। इसके साथ साथ एक प्रश्न एक और होता है कि मूल्यानुसार किस राज्य में सर्वाधिक खनिज के उत्पादन होता है। मूल्य के अनुसार प्रोडक्शन तो कई तरह के होते हैं ना, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्वांटिटी में, लेकिन मूल्य के अनुसार कम होता है। तो ये पूछा जाता है कि मूल्य के अनुसार जो है सर्वाधिक किस राज्य का सर्वाधिक योगदान है मूल्यानुसार खनिजों के उत्पादन में, माने बहुमूल्य खनिज कहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, ये भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, रिसोर्स हो गए, ये सारा चीज़ है। इसके बाद इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा डायमेंशन यहाँ पे बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट भी इसमें शामिल किया जाता है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जो है बंदरगाह वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कौन सा एनएच सबसे लंबा है, कौन सा छोटा है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है कहाँ पर आकर के एक दूसरे को क्रॉस करती है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर के पूर्व में कौन, सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है। ये प्रश्न बीपीएस में पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है, ये यूपीएस में प्रश्न पूछता रहा है। इसीलिए जो टीम है पूरी तरह से बदल चुकी है बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाने वाली, इसलिए प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आने वाले समय से। और इसके बाद इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा इसका ओपन है, बहुत सारी इंडस्ट्री को देखना पड़ता है बिहार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको उस समय हम लोग इसको डिटेल में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद बात होती है बिहार की ज्योग्राफी के बारे में। तो बिहार की ज्योग्राफी के बारे में मैंने इसलिए नहीं यहाँ पर, देखिए हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट एंड कमिश्नरीज के बारे में बात की है, फिजिकल और बिहार के बारे में बात किया, पॉपुलेशन सेटलमेंट के बारे में बात किया, रिसोर्स और इंडस्ट्रीज के बारे में बात की है। अब इसमें इसलिए हमने ये सब नहीं बात की, फिजिकल के बारे में बात नहीं की, जो फिजिकल में वही एंगल यहाँ पर होगा जो कि किसका है, बिहार इंडिया का है, वही बिहार का भी है। पॉपुलेशन सेटलमेंट का भी वही एंगल है, जो इंडिया का है वही बिहार का है। रिसोर्स में चूँकि यहाँ का रिसोर्स बिहार में बहुत कम है, तो थोड़ा सा हमें अलग एंगल से देखना पड़ता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ये जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार से हम लोग इसको चलते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ने का तरीका जो है रिसोर्स वाला हम बदल देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको बदल कर पढ़ते हैं और जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार से शुरुआत इसकी करते हैं। जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार से शुरुआत करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रीज है। इसके बाद और अन्य जो चीज़ें हैं जो है थोड़ा सा, ये है कृषि है, और एक जो बच गया है परिवहन, परिवहन, ठीक ना। तो कृषि और परिवहन भी इसके बारे में एक डिटेल टॉपिक बनता है। और परिवहन से और कृषि से, खास तौर पे परिवहन से क्वेश्चन जो है ना, बिहार ऐसा है कि बिहार दो जगहों से बड़ा डीपली क्वेश्चन पूछता है, एक तो रिसोर्स से और दूसरा परिवहन से। हाल के दिनों में देखा गया कि रिसोर्स और परिवहन से डिटेल में क्वेश्चन बड़ा गहराई के साथ पूछा है। जिसको मैप पर पकड़ नहीं होगी वो बिहार की क्वेश्चन बनाना भी, खैर ज्योग्राफी के किसी भी अधिकतर क्वेश्चन को करना बहुत ही मुश्किल होता बिना मैप का अध्ययन के ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ये, और इसके बाद इंडस्ट्रीज है। तो सिलेबस इतना ही है, अगर इतना को रह करके आप ध्यान से पढ़ते हैं तो तय मानिए कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि ये जो सिलेबस डिफाइन किया गया है ये मेजो लेवल पर है, मेजो लेवल पर है। माइक्रो लेवल पर तब करेंगे जब हम इसके बारे में, जब अंदर के बारे में बात करेंगे इसको, ठीक ना। कब बात करेंगे, जब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, तब हम माइक्रो लेवल पर और इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे कि देखिए यही आपके काम का चीज़ है, इसी को आपको जानना है। अब सिलेबस देखने के बाद अब मन प्रश्न ये उठता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि मैंने बताया कि 15 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, वेरी करता है 15 से 25 के बीच, लेकिन किसका क्या वेटेज रहता है। तो 15, अगर 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है आप सिर्फ जो है ज्योग्राफी और बिहार से रहता है। ज्योग्राफी अगर 20 क्वेश्चन मान के चले तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है कहाँ से रहता है, ज्योग्राफी और बिहार से रहता है, ठीक ना। और इसको करना बहुत आसान भी है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा पढ़ना भी कम है और यहाँ आसानी से इसको किया जा सकता है, बशर्ते कि थोड़ा सा मैप पर अच्छी पकड़ हो, आसानी से किया जा सकता है, ठीक ना। बिना मैप के प्रश्न नहीं किया। अब पूछ देता है कि बिहार की गंगा नदी जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है बिहार में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना कि बिहार के गंगा नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में
ठीक है, गंगा नदी सटे हुए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, गंगा नदी के दक्षिण में गंगा नदी सटे हुए कितने डिस्ट्रिक्ट है? बात समझ रहे ना? तो ये भी हो सकता है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस डिस्ट्रिक्ट में है, सर्वाधिक कम लंबाई किस डिस्ट्रिक्ट में है, गंडक नदी जो है कितने जिलों से गुजरती है। ये आप रट करके नहीं कर सकते किसी गाइड को और किसी बुक को, जब तक कि आप मैप पर काम नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये प्रश्न करना इसको आसान भी होता है अगर थोड़ा सा बढ़िया से देखें। तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, बाकी 12 क्वेश्चन जो होते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन जो है रेस्ट पार्ट से होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि इसमें से अगर 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से हैं, 5 क्वेश्चन लगभग जो है आपको इंडिया से रहते हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन जो है आपको फिजिकल ज्योग्राफी से रहते हैं। पहले मैं पढ़ाता तो बोलता था कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, काम हो जाएगा। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, इंडिया ज्योग्राफी पढ़िए और बिहार ज्योग्राफी पढ़िए, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब मैं ये बताता हूँ इंडोजेनेटिक फोर्स, तो अपने डेविस से क्वेश्चन पूछता है, डेविस मॉडल के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में और क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक भेजात बल के बारे में, अपर्दन के दूत के बारे में, उसमें भी नदी के बारे में बात करेंगे। तो डेविस मॉडल की भी चर्चा हम लोग यहीं पर कर लेंगे कि पेनिसिलिन के बारे में उसने क्या बात कही थी, ठीक है। तो ये है। तो अब मैं बात करूंगा कि आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए, आपका सोर्स क्या, रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं बहुत लोगों को मैं ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनका प्रीलिम्स जो है ना, खासतौर पे बीपीएससी में रुकता है ज्योग्राफी और इकोनॉमी के चलते हैं। आप ये तय मानिए कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी पर कमांड अगर कर लिया तो रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि मैक्सिमम लड़के यहीं पर जो है ना गलती करके आते हैं। हिस्ट्री बना लेते हैं, पॉलिटी बना लेते हैं, करंट बना लेते हैं, खेलकूद बना लेते हैं, चूँकि अधिकतर समय उसी पर देते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमी पर समय ही नहीं देते हैं। अगर थोड़ा सा भी समय दे दे इस क्वेश्चन पे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। देखिए, रिसोर्स की जहाँ तक बात है, हम लोग तो रिसोर्स देंगे, यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि रिसोर्स की जहाँ तक बात है, रिसोर्स या सोर्स के बारे में, रिसोर्स या सोर्स के बारे में बात करेंगे तो पहला मैं इसके बारे में एक वाक्य लिख देता हूँ भूगोल के बारे में, क्योंकि आप क्लियर हो जाइए कि किस प्रकार से पढ़ना है। भूगोल का पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। मानचित्र स्वयं बोलते हैं, ठीक है, मानचित्र स्वयं बोलते हैं, ये भूगोल के बारे में कहा जाता है कि मानचित्र स्वयं बोलते हैं। समझ सकते हैं कि भूगोल के लिए मानचित्र कितना जरूरी है। तो पहला स्रोत आपका क्या होना चाहिए? मानचित्र, मैप। तो मानचित्र कौन सा लेंगे? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। कटिंग पेस्टिंग भी एटलस बहुत आता है, ऐसा मत लीजिएगा, स्टूडेंट एटलस, ठीक है। और ये मैप हो गया, ठीक ना, एटलस, सॉरी क्या हो गया, ये एटलस हो गया। और एक मानचित्र ले लीजिएगा, बिहार का मानचित्र, 5-10 रुपये का मिलता है, बिहार का मानचित्र। एटलस तो लेना ही है, एटलस के अलावा एक मानचित्र लेना है। मानचित्र लेना हो, ऐसा मानचित्र लेना है जिसमें कि पॉलिटिकल भी हो और फिजिकल फिजिकल बिहार और पॉलिटिकल बिहार एक ही पर हो, ठीक है, मतलब पर्वत पठार मैदान भी हो और डिस्ट्रिक्ट भी दिखाया हो, उस सब जो है। तो एटलस ले लेना है ऑक्सफोर्ड, और क्या ले लेना है? मानचित्र लेना है, पहला स्रोत। दूसरा जो है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये तो खैर हालांकि हर कोई बोलेगा कि एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी जो है आपको 11th और 12th ही मैं बोलूँगा, 11th एंड 12th का एनसीईआरटी पढ़िए। क्या पढ़िए? 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक ना, 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़िए। इसके बाद जो है 11th और 12th में भी अगर पढ़ने की बात 11th 12th का, तो 11th का दोनों पढ़िएगा। भारत का भौतिक पर्यावरण, मतलब 11th का क्या क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और एक है भारत का भौतिक पर्यावरण।
ठीक है। और 12th का एक ही पढ़िएगा, इसे 4 आता है 11 12 मिला करके, 5 आता है कि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना, तो 5 में से 3 ही पढ़ना है। और 12th का पढ़ना है भारत, लोग, अर्थव्यवस्था, ठीक ना। बाकी 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी 2 ये हो गया एनसीईआरटी। और तीसरा जो है, चूंकि देखिए भाई एक बात ध्यान रखिए कि ऑप्शनल आप तो इम्पोर्टेंट क्या स्थिति आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया है, वो भी क्वालिफाइंग है, तो आपको सारा का सारा मेहनत तो आपको प्रीलिम्स और मेंस में करना ही पड़ेगा, बढ़िया से करना पड़ेगा। तो तीसरा मैं जो स्रोत आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आप बहुत लोग जानते भी होंगे, परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी की 2 किताबें आती हैं, एक आती है विश्व भूगोल और दूसरा है भारत भूगोल, ठीक ना। अलग किताब है। तो आपको लगेगा सर इतना बता दिए, तो आप तय मानिए कि अब एनसीईआरटी से काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में है कि कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया देता है, लेकिन फैक्ट्स और फिगर थोड़ा सा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो परीक्षा वाले के विश्व भूगोल और भारत के भूगोल में क्या है, आपको फैक्ट्स और फिगर मिल जाएंगे। तो पूरा बुक नहीं भी पढ़िएगा तो कॉलम बना बना के फैक्ट दिया हुआ, अगर उसको भी देख लीजिएगा तो विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से आपका प्रीलिम्स के काम आपका निकल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 11 12 वाले से बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ से फैक्ट्स और फिगर आपको मिल जाएंगे परीक्षा वाली से। इतना और एटलस, इतना को लेकर के अगर काम करते हैं तो 22 से 25 नंबर में, अगर 20 नंबर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे। आप पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री के लिए भी किताब ढूंढते हैं कि ये पढ़ लेते हैं, वो ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, उसका ले लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए आप किताब ही नहीं ढूंढना चाहते। आपको लगता है कहीं से मटेरियल मिल जाता, मैं उसको पढ़ करके क्वालिफाई कर जाता। इतना काम कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक ना। अभी सितंबर में दूर है, आसानी से कर सकते, थोड़ा समय दीजिए। आपको ये ज्योग्राफी एक ऐसा ना, ज्योग्राफी ठीक से कर लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री भी अच्छी हो जाती है, पॉलिटी भी अच्छी हो जाती है, इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छा होता है, करंट भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि जितने स्थानों को सबकी चर्चा होती है वो रोज किसी न किसी काम से चर्चा में रहता है, तो आपको एक आधार प्रदान करता है भूगोल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्रोत है। इतना अगर हम कर लेते हैं तो तय मानिए कि हम ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक ना। अब इसमें से मैं नहीं बोलूँगा, भौतिक भूगोल है तो भौतिक भूगोल में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर सब नहीं पढ़ रहे हैं, अगर क्लास के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है, उस टॉपिक को आप जा करके एनसीईआरटी में उसी को पढ़ना। पहले एनसीईआरटी काम करना, एनसीईआरटी खूब बढ़िया से करना है, बाद में इसको, अब एनसीईआरटी खूब बढ़िया से कर लीजिएगा तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा ना, परीक्षा वाणी को एक नज़र सिर्फ देख लीजिएगा, 1-2 बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, तब सारा चीज़ आपका दिमाग क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से जाकर बैठ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ से मिल ही जाएगा और आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्ट्स और फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एटलस पर काम कीजिए, एटलस पर काम कीजिए, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए और बिहार का मानचित्र ले लीजिए, एक पेज का आता है। हो सकता है कि एक ही पेज में ऊपर में पॉलिटिकल दिया रहे और नीचे में फिजिकल रहे, या सामने पॉलिटिकल रहे और बैक में फिजिकल रहे, ठीक है ना। इतना काम कीजिए और तय मानिए कि आपको इसमें सफलता के आप करीब पहुँचेंगे निश्चित रूप से, ठीक ना। और ये मैं जो आपको स्रोत मैंने बताया है ज़्यादा नहीं है, आप ये स्रोत आप पता है आपको, ये पूरा का पूरा आपको ये कर लीजिएगा ना, तो मेंस में आपको कितना काम करेगा। मेंस के सेकेंड पेपर का सेकेंड सेक्शन का क्वेश्चन यहाँ से सीधे आते हैं, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से। आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इसके बाद भारत का भौतिक पर्यावरण में इसको डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, डिजास्टर वगैरह के बारे में चर्चा, भौतिक पर्यावरण में 1000 डिजास्टर के बारे में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। आप ही मत समझिए कि सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मेंस प्रीलिम्स की तैयारी होगी तो जब तैयारी हो जाती है ना, पर्सनालिटी भी अपने आप क्या होता है, इंप्रूव कर जाता है, ठीक है ना। तो ये सब काम कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कीजिए, सिलेबस से, और आपके सामने हमने स्रोत भी बता दिया है, इसके अनुसार पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक ना। जिस प्रकार से आज प्रीलिम्स के सिलेबस को डिफाइन किया गया है, इसी प्रकार से एक दिन आपको मेंस के सिलेबस को भी डिफाइन किया जाएगा कि मेंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी मत सोचिएगा, आपने कहेगा आपने बहुत सारा मार्केट में आ रहा हो कि पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया। बिल्कुल पैटर्न चेंज हुआ है, निश्चित से चेंज हुआ है, लेकिन तय मानिए कि तरीके 2 प्रकार के होता है सिलेबस चेंज करने का, मैंने पैटर्न चेंज करने का। एक होता है कि हम चेंज किए तो वर्टिकली चेंज किए, गहराई के साथ हमने क्या किया, सिलेबस में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बना दिया कि लगेगा कि अरे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक होता है कि हॉरिजेंटली चेंज कर दिया।
तो ज्योग्राफी में वर्टिकली चेंज हुआ है, टॉपिक सारे वही हैं लेकिन उसमें गहराई के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टॉपिक वही के वही है लेकिन गहराई के साथ। लेकिन बाकी विषयों में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन हुआ है, मतलब उनका पूछने के दायरा बढ़ गया है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन हुआ। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं हुआ है, वर्टिकली हुआ है। उसको डेप्थ, टॉपिक सारे वही है लेकिन क्वेश्चन डेप्थ से पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, मेंस के बारे में। तय मानिए कि हम लोग अगर करेंगे इस प्रकार से तो हम लोग बीपीएससी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेंस से भी नंबर अगर किसी को कम आता है तो दो ही वजह से नंबर, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है बात करने के बाद बच्चों से, अभ्यर्थियों से, एक तो फर्स्ट पेपर में स्टैटिस्टिक्स अगर कमज़ोर बन गया और दूसरा सेकंड पेपर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी खराब चला गया, इन्हीं वजह से। बाकी तो सब पेपर कर जाते हैं, करंट भी लिख लेते हैं, हिस्ट्री भी हो जाता है, पॉलिटी भी होता है, साइंटिफिक भी होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर में, ठीक है, और दूसरा सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में जो कि आर्थिक भूगोल होता है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछते हैं कि थोड़ा सा डील करना, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो डील करना भी मुश्किल हो जाता है। दिक्कत ये है कि चूंकि जो जिस फील्ड में जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो भी उसको पढ़ाने लगते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। प्रश्न का पैटर्न ऐसा है कि जो जिस फील्ड में अगर बैकग्राउंड नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, लेकिन जिसमें बैकग्राउंड है उसके लिए अभी का जो पैटर्न है वो टीचर के लिए बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही कंफर्टेबल है और वो अच्छा डिलीवर कर पाएंगे एस्पिरेंट्स को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा रहेगा सेशन। और हम लोग इसी प्रकार से मेंस का भी मैं एक दिन अपने पैटर्न के सिलेबस और पैटर्न पे बात करूँगा और डेमो क्लास भी आपका कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू।